नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको व्यावसायिक प्रक्रियाओं, बिजनेस प्रोसेसेस और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) के परिचय से अवगत कराएंगे। ये वीडियो आपको संगठनात्मक दक्षता और प्रदर्शन में सुधार करने की प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। चलिए, अब शुरुआत करते हैं। व्यावसायिक प्रक्रिया यानी बिजनेस प्रोसेस की परिभाषा। बिजनेस प्रोसेस का अर्थ होता है गतिविधियों का एक ऐसा समूह जो इनपुट को आउटपुट में बदल देता है, जैसे कि उत्पाद, गुड्स या सेवाएं, सर्विसेज। इस प्रक्रिया में लोगों और उपकरणों का उपयोग होता है। डेवेनपोर्ट और शॉर्ट 1990 ने बिजनेस प्रोसेस को इस प्रकार परिभाषित किया है। ये लॉजिकली जुड़े हुए कार्यों का एक सेट होता है जिसे किसी विशेष व्यावसायिक परिणाम को हासिल करने के लिए किया जाता है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और मेजर्ड गतिविधियों का समूह है जो किसी ग्राहक के लिए एक विशेष आउटपुट तैयार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया जाता है। एक सामान्य उदाहरण लेते हैं, शॉपिंग मॉल में चेकआउट प्रक्रिया। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब ग्राहक कतार में खड़ा होता है और तब समाप्त होती है जब उसे रसीद मिलती है और वो स्टोर से बाहर चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई लॉजिकली कनेक्टेड स्टेप्स होते हैं जो एक निश्चित परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जिसे हम BPI भी कहते हैं। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो किसी संगठन को उसकी प्रक्रियाओं में सुधार करने और अधिक कुशल परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को इस तरह रीडिजाइन करना है कि संगठन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में सुधार हो सके। BPI का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये लागत और प्रक्रिया के चक्र समय साइकिल टाइम को 90% तक कम कर सकता है। गुणवत्ता क्वालिटी में 60% से अधिक सुधार ला सकता है। बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट के मुख्य चरण कुछ इस प्रकार है। 1. संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करना। यहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि संगठन कौन है, क्या करता है और कैसे करता है। 2. ग्राहकों की पहचान करना। इस चरण में संगठन ये निर्धारित करता है कि वो किन लोगों को अपनी सेवाएं या उत्पाद प्रदान करता है। 3. व्यावसायिक प्रक्रियाओं को लक्ष्यों के साथ संरेखित करना। इस चरण में हम प्रक्रियाओं को इस तरह से सुधारते हैं कि संगठन के लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट मॉडल का अर्थ है प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करते रहना। यह मॉडल मौजूदा प्रक्रियाओं के प्रदर्शन को मापने और उनमें छोटे छोटे सुधार, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स के माध्यम से सुधारने के लिए डिजाइन किया गया है। आज के समय में ग्राहक बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं की अपेक्षा करते हैं, इसलिए निरंतर सुधार करना एक अनिवार्यता बन गई है। अब सवाल उठता है कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार क्यों जरूरी है। इसके कई फायदे होते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा में बने रहना, ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करना, प्रक्रियाओं में वेस्ट को कम करना, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना, संसाधनों का अधिकतम और सही उपयोग करना, क्रमिक बदलावों के माध्यम से समग्र प्रदर्शन में सुधार करना। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (BPR) एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यावसायिक प्रक्रियाओं को इस प्रकार से फिर से डिजाइन किया जाता है कि लागत, कॉस्ट, गुणवत्ता, क्वालिटी, सेवा, सर्विस और गति, स्पीड जैसे प्रमुख मापदंडों में नाटकीय सुधार, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स हासिल हो सके। इस प्रक्रिया में मौजूदा कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करना पड़ता है। अनावश्यक चरणों को हटाकर और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाता है। BPI और BPR के बीच संबंध। हालांकि BPR एक अधिक व्यापक, एक्सटेंसिव दृष्टिकोण है, फिर भी इसका मुख्य उद्देश्य BPI के समान ही होता है, यानी व्यावसायिक गतिविधियों का ऑप्टिमाइजेशन करना। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (BPR) क्या है? BPR एक बिजनेस मैनेजमेंट रणनीति है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं और कार्यप्रवाह, वर्कफ्लोज का विश्लेषण और पुनः डिजाइन करना है ताकि प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त किया जा सके। इसे बिजनेस प्रोसेस रिडिजाइन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन या बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट भी कहा जाता है। माइकल हैमर और जेम्स चैंपी ने BPR को परिभाषित करते हुए कहा है, यह व्यवसायिक प्रक्रियाओं का मूलभूत पुनर्विचार और आमूलचूल पुनः डिजाइन है ताकि लागत, गुणवत्ता, सेवा और गति जैसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन मापदंडों में नाटकीय सुधार प्राप्त किया जा सके। अब BPR के मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं। पहला सिद्धांत है फंडामेंटल, यानी प्रक्रियाओं के मूल तत्वों को समझना। इसका मतलब है कि संगठन को अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना चाहिए, जैसे कि हम ये काम क्यों करते हैं। इस तरह के सवालों से उन प्रथाओं का पता चलता है जो अब प्रासंगिक नहीं है। दूसरा सिद्धांत है रेडिकल, यानी प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन करना।
ये मौजूदा संरचनाओं को पूरी तरह से छोड़कर नई प्रक्रियाओं का निर्माण करता है। इसका उद्देश्य बिना किसी पुरानी धारणा के व्यवसाय का पुनः आविष्कार करना होता है। तीसरा सिद्धांत है ड्रामेटिक, यानी बड़े स्तर पर सुधार प्राप्त करना। बीपीआर उन कंपनियों के लिए है जो या तो गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है, संभावित समस्याओं की आशंका कर रही है, या फिर प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का लक्ष्य रखती है। अंतिम सिद्धांत है प्रोसेसेस, जिसमें कार्य आधारित सोच, टास्क बेस्ड थिंकिंग के बजाय प्रक्रिया आधारित सोच, प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें विभागीय कार्यों के बजाय पूरे कार्यप्रवाह, वर्कफ्लो पर जोर दिया जाता है। अब देखते हैं कि बीपीआर किसी संगठन को कैसे प्रभावित करता है। बीपीआर के तहत संगठन को अपनी संरचनाओं, प्रबंधन प्रणालियों, नौकरी की भूमिकाओं और प्रक्रियाओं पर फिर से विचार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संचालन को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित लाभ मिलते हैं: ग्राहक सेवा में सुधार, उत्पादकता और प्रदर्शन में नाटकीय सुधार, लागत में भारी कमी, व्यावसायिक प्रक्रियाओं और लाभप्रदता में सुधार। बीपीआर को लागू करने में कई चुनौतियां आती हैं, जैसे कि कर्मचारियों द्वारा परिवर्तन का विरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज, प्रशिक्षण और कौशल विकास में कमी, विभागों के बीच खराब संचार, मुख्य व्यावसायिक संचालन में रुकावट का जोखिम। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं: बीपीआर के लाभों को सभी हितधारकों को स्पष्ट रूप से समझाना, व्यापक प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना, सहयोगात्मक वातावरण तैयार करना ताकि टीम वर्क और समन्वय को बढ़ावा मिल सके, प्रगति की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार बदलाव करना। अब जानते हैं कि बीपीआर ईआरपी सिस्टम के कार्यान्वयन में कैसे मदद करता है। ईआरपी सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बीपीआर एक आवश्यक कदम होता है। यह मौजूदा प्रक्रियाओं में मौजूद कमियों की पहचान करके उन्हें हल करता है। साथ ही यह संगठन के मानव संसाधन, विभागों और प्रभागों को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि अधिकतम उत्पादकता प्राप्त हो सके। ईआरपी कार्यान्वयन में बीपीआर के 7 चरण होते हैं। 1. मौजूदा सिस्टम का अध्ययन करना ताकि उसमें मौजूद कमियों का पता लगाया जा सके। 2. नए सिस्टम का डिजाइन और विकास करना। 3. प्रक्रियाओं, संगठनात्मक संरचना और प्रक्रियाओं को परिभाषित करना। 4. संगठन की जरूरतों के अनुसार सॉफ्टवेयर को विकसित और कस्टमाइज करना। 5. कर्मचारियों को नए सिस्टम पर काम करने के लिए प्रशिक्षित करना। 6. नए सिस्टम को लागू करना। 7. सिस्टम की निगरानी और पुनर्मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रभावी है। ईआरपी कार्यान्वयन में बीपीआर के कई फायदे होते हैं, जैसे यह सुनिश्चित करता है कि ईआरपी सिस्टम संगठन के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, प्रक्रियाओं की दक्षता और उत्पादकता में सुधार करता है, संचालन लागत को कम करता है और सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बीपीआर का महत्व तेजी से क्यों बढ़ रहा है? आज के प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में बीपीआर का महत्व कई कारणों से बढ़ता जा रहा है। पहला कारण है प्रक्रियाओं का पुनः डिजाइन करना। बीपीआर के तहत मौजूदा व्यावसायिक प्रक्रियाओं का गहराई से विश्लेषण किया जाता है ताकि अनावश्यक चरणों और समय की बर्बादी को समाप्त किया जा सके। इस पुनः डिजाइन के माध्यम से प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जाता है। दूसरा कारण है प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, कंपिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करना। बाजार में आगे बने रहने के लिए संगठन अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव करते हैं। बीपीआर के माध्यम से संगठन अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकते हैं। तीसरा कारण है प्रभावशीलता और दक्षता, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में वृद्धि। बीपीआर के तहत सभी प्रक्रियाओं पर सख्त प्रबंधन नियंत्रण, स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल रखा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रदर्शन में निरंतर सुधार होता रहे। बीपीआर का महत्व कुछ अन्य कारणों से भी बढ़ रहा है। ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी। बीपीआर के माध्यम से संगठन अपनी प्रक्रियाओं को अधिक स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, जिससे संचालन लागत, ऑपरेशनल कॉस्ट्स में कमी आती है। लचीलापन और नौकरी में संतोष, फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। बीपीआर कर्मचारियों को उनके कार्य में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इससे कार्यस्थल का वातावरण बेहतर बनता है और कर्मचारियों की संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन में वृद्धि होती है। व्यावसायिक कार्यक्षमता में सुधार। बीपीआर अनावश्यक चरणों को हटाकर देरी और भ्रम, टाइम डिलेज एंड कंफ्यूजन को कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप संगठन में बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी हासिल होती है।
बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बीपीआर के 7 आरएस क्या है? पहला आर है रीथिंक। इसका मतलब है कि संगठन को अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं पर बार बार विचार करना चाहिए ताकि सुधार के संभावित क्षेत्रों की पहचान हो सके। यह प्रक्रिया लगातार नई सोच और दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करती है। दूसरा आर है रिकॉन्फ़िगर। यह मौजूदा प्रक्रियाओं को नए तरीके से व्यवस्थित करने से जुड़ा है। इस प्रक्रिया में संगठन अनावश्यक गतिविधियों वेस्ट एक्टिविटीज की पहचान करता है और उन्हें हटाकर प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाता है। तीसरा आर है रीसीक्वेंस। इसका मतलब है प्रक्रियाओं के क्रम सीक्वेंस को फिर से व्यवस्थित करना ताकि वे अधिक लॉजिकल और कुशल बन सकें। जब प्रक्रियाओं के बीच निर्भरता डिपेंडेंसीज कम हो जाती है तो प्रक्रिया की गति और दक्षता में सुधार होता है। चौथा आर है रीलोकेट। यह किसी गतिविधि को ग्राहक या आपूर्तिकर्ता सप्लायर के करीब ले जाने से जुड़ा है। इससे देरी डिलेज और गलतफहमियां मिसकम्युनिकेशन कम होती है और ग्राहकों के लिए सुविधाएं बढ़ती है। पांचवा आर है रिड्यूस। यह गैर मूल्यवर्धक नॉन वैल्यू एडेड लेकिन जरूरी गतिविधियों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को कम करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन करके दक्षता बढ़ाना है। छठा आर है रीअसाइन। यह गतिविधियों को किसी अन्य विभाग भूमिका या बाहरी संगठन आउटसोर्सिंग को सौंपने से जुड़ा है। इससे संगठन अपने मुख्य कार्यों कोर एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और विशेषज्ञ संगठनों की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। सातवां और अंतिम आर है रीटूल। इसका अर्थ है प्रक्रियाओं को बदलने के लिए आधुनिक तकनीक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। नई तकनीक और उपकरणों के माध्यम से संगठन ज्ञान आधारित नॉलेज ड्रिवन संचालन बना सकते हैं जिससे उत्पादकता प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है और ग्राहक संतुष्टि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। ऑटोमेशन और बेहतर टूल्स के इस्तेमाल से प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तेज हो जाती है। अब जानते हैं कि बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बीपीआर में आईटी एटी की भूमिका क्या है। पहले के समय में आईटी का उपयोग केवल प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज आईटी के माध्यम से व्यवसाय अपनी प्रक्रियाओं में नवाचार इनोवेशन कर सकते हैं। यह केवल प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदलने की शक्ति देता है। आईटी का सही तरीके से उपयोग करने से संगठन अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग में सुधार कर सकते हैं। वहीं अगर इसे गलत तरीके से अपनाया जाए तो यह संगठन के लिए एक बाधा भी बन सकता है, खासतौर पर तब जब व्यापारिक परिवेश में तेजी से बदलाव हो रहे हों। आईटी संगठनों को उनकी प्रक्रियाओं को पुनः सोचने और पुनः डिजाइन करने में मदद करता है ताकि वे अधिक कुशलता से कार्य कर सकें। आईटी का बीपीआर में कई अहम योगदान है। आईटी के जरिए संगठन नई तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह संगठन के विभिन्न विभागों ग्राहकों और निर्णय निर्माताओं डिसीजन मेकर्स के बीच मजबूत कनेक्शन स्थापित करता है। एक दिलचस्प उदाहरण Amazon.com का है। इस कंपनी ने बिना किसी भौतिक स्टोर के ऑनलाइन किताबें बेचने का एक नया तरीका अपनाया और इसने बाजार में एक नई क्रांति ला दी। साथ ही आईटी संगठन में सक्रिय प्रोएक्टिव निर्णय निर्माण को बढ़ावा देता है जिससे व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार होता है। एक अन्य उदाहरण सुपरमार्केट का है जहां स्कैनर्स का उपयोग बिक्री को वास्तविक समय में ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इससे चेकआउट प्रक्रिया तेज होती है और श्रम लागत लेबर कॉस्ट्स में कमी आती है। आईटी की कुछ महत्वपूर्ण क्षमताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले ट्रांजैक्शनल क्षमता का जिक्र आता है। यह प्रक्रिया को मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड रूप में बदल देती है जिससे कार्य अधिक सुव्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद भौगोलिक क्षमता आती है जो सूचना को बड़ी दूरियों तक तेजी से स्थानांतरित कर सकती है। इससे प्रक्रियाएं स्थान निर्भर लोकेशन इंडिपेंडेंट नहीं रहती और विभिन्न स्थानों पर मौजूद टीमों के बीच समन्वय बेहतर होता है। ऑटोमेशन भी एक बड़ी क्षमता है जिसके जरिए मानव श्रम को कम किया जा सकता है। यह दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित ऑटोमेट करने में मदद करता है। इसके अलावा सूचनात्मक क्षमता प्रक्रियाओं में बड़ी मात्रा में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है जबकि विश्लेषणात्मक क्षमता जटिल विश्लेषण को संभव बनाती है। इससे संगठन डेटा के आधार पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आईटी प्रक्रियाओं में क्रम को बदलने की क्षमता भी प्रदान करता है। इसे सीक्वेंशियल क्षमता कहते हैं। इसके जरिए एक साथ कई कार्यों को किया जा सकता है जिससे समय की बचत होती है। इसके बाद ज्ञान प्रबंधन नॉलेज मैनेजमेंट की बात आती है जो संगठनों को ज्ञान संचित कैप्चर और वितरित डिसेमिनेट करने में मदद करता है।
ये ज्ञान संगठन की प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रैकिंग क्षमता भी महत्वपूर्ण है, जो प्रक्रिया की स्थिति, इनपुट और आउटपुट को ट्रैक करने में मदद करती है। आईटी के जरिए इंटरमीडियरीज को हटाकर प्रक्रियाओं में पक्षों, पार्टीज को सीधे जोड़ा जा सकता है। इससे प्रक्रियाएं सरल और तेज हो जाती है। अब जानते हैं कि बीपीआर के विभिन्न चरणों में आईटी की भूमिका क्या होती है। सबसे पहले विश्लेषण चरण, एनालिसिस फेज में आईटी प्रक्रिया मालिकों, प्रोसेस ओनर्स और रीइंजीनियरिंग टीमों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि यह समझा जा सके कि मौजूदा प्रक्रियाओं में क्या सुधार की जरूरत है। फिर डिजाइन चरण, डिजाइन फेज में नई प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए आईटी टीम प्रक्रिया मालिकों और टीमों के साथ सहयोग करती है। कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन फेज में आईटी टीम प्रक्रिया मालिकों और प्रबंधन समितियों, स्टीयरिंग कमिटीज के साथ मिलकर नई प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद करती है। आईटी परियोजना प्रबंधन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजाइन सिद्धांतों के माध्यम से नेतृत्व भी प्रदान करता है, ताकि संगठन अपनी पुनः डिजाइन की गई प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। आईटी का योगदान प्रबंधन विशेषज्ञता, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज और तकनीकी विशेषज्ञता, टेक्निकल एक्सपर्टीज के रूप में भी होता है। आईटी टीमें परियोजना प्रबंधन में समर्थन प्रदान करती है, ताकि रीइंजीनियरिंग सफलतापूर्वक लागू हो सके। इसके अलावा तकनीकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई प्रक्रियाएं संगठनों के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है। आईटी टीम संगठन के नेताओं और टीमों के साथ मिलकर यह निर्धारित करती है कि किन प्रक्रियाओं को रीइंजीनियर करना आवश्यक है। साथ ही नए संगठनात्मक लक्ष्यों और दृष्टिकोणों, बिजनेस विजन को परिभाषित करते समय आईटी की क्षमताओं पर विचार किया जाता है। इस प्रकार आईटी बीपीआर की हर महत्वपूर्ण गतिविधि में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अब जानते हैं बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बीपीआर के मुख्य भूमिकाओं और गतिविधियों के बारे में। बीपीआर संगठन के प्रदर्शन में नाटकीय सुधार लाने में मदद करता है। यह सुधार 7 अलग अलग चरणों के माध्यम से हासिल किया जाता है, जिसमें हर चरण में कुछ खास गतिविधियां शामिल होती है। पहला चरण है बिगिन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, यानी संगठनात्मक परिवर्तन की शुरुआत। इस चरण में सबसे पहले संगठन की वर्तमान स्थिति का आकलन, असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद यह समझाया जाता है कि बदलाव की जरूरत क्यों है। फिर संगठन को यह दिखाया जाता है कि बदलाव के बाद संगठन कैसा दिखेगा। इसके साथ ही एक प्रभावी संचार अभियान, कम्युनिकेशन कैंपेन तैयार किया जाता है, ताकि बदलाव से जुड़े सभी लोग इसे अच्छी तरह समझ सकें और इसमें भाग ले सकें। दूसरा चरण है बिल्ड द रीइंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस चरण में एक स्पष्ट बीपीआर संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्थापित किया जाता है। इसमें उन भूमिकाओं को परिभाषित किया जाता है जो रीइंजीनियरिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा उन कर्मचारियों का चयन किया जाता है जो इन प्रक्रियाओं को फिर से डिजाइन करने में भाग लेंगे। अब आते हैं तीसरे चरण पर, जिसे आइडेंटिफाई बीपीआर अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। इस चरण में सबसे पहले संगठन की मुख्य प्रक्रियाओं, कोर प्रोसेसेस की पहचान की जाती है। इसके बाद संभावित बदलाव लाने वाले कारकों, चेंज एनेबलर्स को समझा जाता है। संगठन उद्योग के अंदर और बाहर से प्रदर्शन मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एकत्र करता है, ताकि यह तय कर सके कि किन प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर रीइंजीनियर करना चाहिए। तीसरे चरण की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए संगठन मौजूदा व्यवसाय रणनीतियों, बिजनेस स्ट्रैटेजीज का मूल्यांकन करता है। इसके बाद ग्राहकों से सलाह मशविरा, कंसल्टेशन किया जाता है, ताकि उनकी अपेक्षाओं और वास्तविक आवश्यकताओं को समझा जा सके। इससे संगठन नए प्रदर्शन उद्देश्यों, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करता है और प्रक्रियाओं के प्रमुख विशेषताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्थापित करता है। साथ ही किसी भी संभावित अवरोधों, बैरियर्स की पहचान की जाती है जो रीइंजीनियरिंग को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा चरण है अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, यानी मौजूदा प्रक्रिया को समझना। इसमें यह पता लगाया जाता है कि मौजूदा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को क्यों पूरा किया जा रहा है। इसके बाद उस प्रक्रिया का मॉडल तैयार किया जाता है और मौजूदा तकनीक, टेक्नोलॉजी और सूचना उपयोग का विश्लेषण किया जाता है। संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी समझा जाता है और मौजूदा प्रक्रिया की तुलना नए उद्देश्यों से की जाती है। अब बात करते हैं पांचवें चरण की, जिसे रीइंजीनियर द प्रोसेस कहा जाता है। इस चरण में रीइंजीनियरिंग टीम में विविधता, डाइवर्सिटी सुनिश्चित की जाती है। टीम वर्तमान प्रक्रियाओं पर सवाल उठाती है और बीपीआर के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स के आधार पर नए विचारों, ब्रेनस्टॉर्मिंग पर काम करती है। नई तकनीकों के प्रभाव का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन किया जाता है और विभिन्न हितधारकों,
स्टेक होल्डर्स के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहक मूल्य कस्टमर वैल्यू पर फोकस किया जाता है। छठा चरण है ब्लूप्रिंट द न्यू बिजनेस सिस्टम। इस चरण में नए वर्कफ्लो को परिभाषित किया जाता है। नई प्रक्रिया के चरणों और सूचना आवश्यकताओं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स का मॉडल तैयार किया जाता है। साथ ही संगठनात्मक संरचना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी दस्तावेजीकृत डॉक्यूमेंट किया जाता है। छठे चरण की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए संगठन नई तकनीकी विशिष्टताओं टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशंस का विवरण तैयार करता है। इसके बाद नए कर्मचारियों के प्रबंधन तंत्र पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उस नई प्रणाली के लिए आवश्यक मूल्य और संस्कृति वैल्यूज एंड कल्चर को परिभाषित किया जाता है। अंत में आता है सातवां चरण, जिसे परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इस चरण में सबसे पहले एक माइग्रेशन रणनीति माइग्रेशन स्ट्रैटेजी और कार्य योजना एक्शन प्लान विकसित की जाती है। इसके साथ ही उन कर्मचारियों को शामिल किया जाता है जो इस परिवर्तन से प्रभावित होंगे। परिवर्तन को चरणबद्ध तरीके आइटरेटिवली से लागू किया जाता है और नई संगठनात्मक संरचना स्थापित की जाती है। सातवें चरण की गतिविधियों को और विस्तार से समझते हैं। नई प्रक्रियाओं और कौशल आवश्यकताओं स्किल रिक्वायरमेंट्स को कर्मचारियों के लिए स्पष्ट रूप से मैप किया जाता है। इसके बाद कार्यबल वर्कफोर्स को पुनः आवंटित रिएलोकेट किया जाता है और एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ट्रेनिंग करिकुलम विकसित किया जाता है। कर्मचारियों को नई प्रक्रियाओं तकनीकों और प्रबंधन कौशल के बारे में शिक्षित एजुकेट किया जाता है। अंत में संगठन नई तकनीकों पर स्विच करता है और प्रक्रिया सुधार प्रोसेस इंप्रूवमेंट तंत्रों को लागू करता है ताकि भविष्य में भी सुधार जारी रखा जा सके। अब जानते हैं बिजनेस प्रोसेस और फंक्शनल एरियाज के बारे में। फंक्शनल एरिया का मतलब संगठन के विभिन्न विभागों से है। प्रत्येक विभाग कुछ खास व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण के लिए मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, उत्पादन, प्रोडक्शन और वित्तीय प्रबंधन फाइनेंस जैसे विभाग संगठन में अपने अपने कार्य संभालते हैं। हालांकि ये विभाग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उनके लिए सही और समय पर जानकारी साझा करना जरूरी होता है ताकि संचालन कुशलता से हो सके। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख फंक्शनल एरियाज की। सबसे पहले मार्केटिंग और सेल्स। इसमें मार्केटिंग ग्राहक संबंध प्रबंधन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स फोरकास्टिंग और विज्ञापन जैसी गतिविधियां शामिल होती है। इसके बाद है प्रोडक्शन और मटेरियल मैनेजमेंट। इस विभाग में खरीदारी, परचेसिंग, लॉजिस्टिक्स, माल प्राप्त करना, रिसीविंग, उत्पादन शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग और प्लांट मेंटेनेंस जैसे कार्य किए जाते हैं। अब जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण फंक्शनल एरियाज के बारे में। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज विभाग में भर्ती और चयन, रिक्रूटिंग एंड हायरिंग, वेतन प्रबंधन, पेरोल, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और लाभ प्रबंधन बेनिफिट्स मैनेजमेंट जैसी गतिविधियां होती है। इसके बाद है अकाउंटिंग और फाइनेंस। ये विभाग लागत आवंटन, कॉस्ट एलोकेशन, वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, योजना और बजटिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग और नकदी प्रवाह प्रबंधन, कैश फ्लो मैनेजमेंट जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, पहले के समय में ये विभाग एक दूसरे से अलग रहते थे, लेकिन आज के मैनेजर ये समझते हैं कि ये सभी विभाग आपस में जुड़े हुए हैं। संगठन में प्रभावी संचालन के लिए यह जरूरी है कि सही और समय पर डेटा का आदान प्रदान हो। अब जानते हैं कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। बिजनेस प्रोसेस गतिविधियों का एक समूह है जो इनपुट्स को ऐसे आउटपुट में बदल देता है जिसका ग्राहकों के लिए मूल्य हो। आज के मैनेजर्स व्यावसायिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देते हैं ताकि वे संगठन को ग्राहक के नजरिए कस्टमर पर्सपेक्टिव से समझ सके। उदाहरण के तौर पर जब एक ग्राहक कंप्यूटर खरीदता है तो वो कुछ खास चीजों की उम्मीद करता है। सबसे पहले वो सही प्रोडक्ट जानकारी चाहता है ताकि चयन कर सके। फिर वो चाहता है कि ऑर्डर देना और फाइनेंसिंग प्रक्रिया आसान हो। इसके बाद वो चाहता है कि डिलीवरी जल्दी हो और 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट उपलब्ध रहे। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राहक ये नहीं देखता कि अंदरूनी तौर पर मार्केटिंग, कंपोनेंट्स की खरीदारी, कंपोनेंट परचेसिंग या लॉजिस्टिक्स का काम कैसे हो रहा है। उसे सिर्फ आउटपुट और सेवा का अनुभव होता है। अब बात करते हैं बिजनेस फंक्शन और बिजनेस प्रोसेस के बीच के अंतर की। बिजनेस फंक्शन का मतलब किसी विभाग द्वारा किया जाने वाला एक विशिष्ट कार्य होता है। उदाहरण के लिए ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस का एक फंक्शन हो सकता है।
एक खराब उत्पाद को स्वीकार करना। वहीं बिजनेस प्रोसेस एक व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें कई फंक्शनल एरियाज शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक ग्राहक के उत्पाद में खराबी है तो पूरी प्रक्रिया में उस उत्पाद की मरम्मत, रिपेयर, दोबारा डिलीवरी, रीडिलीवरी और ग्राहक को संतुष्टि देना शामिल होता है। इसमें ग्राहक सेवा के अलावा उत्पादन और लॉजिस्टिक्स विभाग भी योगदान देते हैं। ग्राहक के नजरिए से बिजनेस प्रोसेस एक सुचारू, सीमलेस अनुभव होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक ग्राहक जब कंप्यूटर खरीदता है तो वो ये अपेक्षा करता है कि मार्केटिंग, सेल्स, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट फंक्शंस आपस में सही समन्वय, कोऑर्डिनेशन से काम करें ताकि उसे बिना किसी परेशानी के सेवा मिले। अंत में यह समझना जरूरी है कि विभिन्न फंक्शनल एरियाज के बीच डेटा साझा करने की प्रभावशीलता सीधे तौर पर बिजनेस प्रोसेस की दक्षता को प्रभावित करती है। यहां पर सूचना प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वे विभागों के बीच सही और समय पर जानकारी साझा करने में मदद करती है। अब जानते हैं बेंचमार्किंग के बारे में। बेंचमार्किंग का मतलब है अन्य संगठनों से बेहतरीन व्यावसायिक प्रथाओं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को पहचानना, समझना और उन्हें अपने संगठन में अपनाना। हालांकि इसमें सीधे नकल नहीं की जाती, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन प्रक्रियाओं को अनुकूलित, अडैप्ट किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया को बेंचमार्क किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उन संगठनों की पहचान करना जो किसी विशेष प्रक्रिया में उत्कृष्ट, एक्सेल प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद उनकी प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों, प्रोसीजर्स और प्रदर्शन, परफॉर्मेंस की तुलना करके यह समझा जाता है कि इनसे आपके संगठन को कैसे लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं बेंचमार्किंग की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। यह आमतौर पर एक समय में एक ही प्रक्रिया पर केंद्रित, फोकस होता है। बेंचमार्किंग पार्टनर्स का चयन संगठन के अंदरूनी प्रदर्शन और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद किया जाता है। अक्सर इसमें साइट विजिट्स और सीधी चर्चा, डायरेक्ट डिस्कशंस शामिल होती है ताकि गहराई से जानकारी प्राप्त की जा सके। साथ ही इसमें गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। बेंचमार्किंग पार्टनर्स की जानकारी को कोड ऑफ एथिक्स के तहत सुरक्षित रखा जाता है। बेंचमार्किंग के चरणों में सबसे पहले एक ऐसी प्रक्रिया को चुनना होता है जिस पर अध्ययन किया जाना है, जैसे कि ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस या पेरोल प्रोसेसिंग। इसके बाद एक टीम बनाई जाती है जिसमें सभी प्रमुख हितधारकों, स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। फिर अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं का विश्लेषण करके एक बेसलाइन तैयार की जाती है जो फ्लो चार्ट्स और कारण प्रभाव विश्लेषण, कॉज इफेक्ट एनालिसिस जैसी तकनीकों के माध्यम से होती है। बेंचमार्किंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अगला चरण है सही पार्टनर्स का चयन करना। इसके लिए सबसे पहले उन संगठनों को खोजा जाता है जिनकी प्रक्रियाएं आपके संगठन से मिलती जुलती है। फिर यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये संगठन अपने क्षेत्र में अग्रणी लीडर्स हों। आमतौर पर पार्टनर्स गैर प्रतिस्पर्धी, नॉन कॉम्पिटिटिव लेकिन संबंधित उद्योगों से होते हैं। इसके बाद प्रक्रियाओं की तुलना की जाती है। ये साइट विजिट्स, चर्चा और जानकारी के आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। इससे नए विचार, न्यू आइडियाज प्राप्त होते हैं जिन्हें अपनाने और लागू करने, इंप्लीमेंटेशन की योजना बनाई जाती है। फिर नए प्रक्रियाओं को लागू करके उनकी सफलता की निगरानी, मॉनिटर की जाती है और समय समय पर दोबारा बेंचमार्किंग, रीबेंचमार्किंग की योजना बनाई जाती है। अब जानते हैं कि बेंचमार्किंग के क्या क्या लाभ हैं। इस प्रक्रिया के जरिए संगठन उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो उनके प्रदर्शन और दक्षता, एफिशिएंसी को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यह संगठन को यह समझने में मदद करता है कि सफलता और प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस के पीछे कौन कौन से कारक काम कर रहे हैं। बेंचमार्किंग के कारण होने वाले बदलाव आमतौर पर कर्मचारियों और प्रबंधन, मैनेजमेंट दोनों द्वारा आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही यह व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास, डेवलपमेंट के अवसर भी प्रदान करता है। लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। बेंचमार्किंग में काफी समय लग सकता है, खासकर अगर इसे सही तरीके से किया जाए। इसके अलावा इसमें बड़ी संख्या में स्टाफ संसाधनों, स्टाफ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। बेंचमार्किंग करते समय कुछ आम गलतियों, पिटफॉल्स से बचना जरूरी है। सबसे पहली गलती यह होती है कि संगठन अपनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझे बिना जल्दी से पार्टनर्स के साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती यह है कि पार्टनर्स का चयन केवल सुविधा, कन्वीनियंस के आधार पर किया जाता है, न कि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, एक्सलेंस के आधार पर। कभी कभी ऐसी प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है जिनमें महत्वपूर्ण सुधार की संभावनाएं कम होती है। इसके अलावा
यदि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया तो यह भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए सही योजना और समय प्रबंधन के साथ ही बेंचमार्किंग को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें और व्यावसायिक प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट पर और भी पाठों के लिए तैयार रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।